विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। उसमें हम आज जो टॉपिक है हमारा वो है राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक याद रखना है आपने, दंतिदुर्ग। कौन था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक? दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? तो जो वातापी के चालुक्य हमने जो पढ़े हैं इससे पहले, वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। बादामी या वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। राजधानी कहां थी इनकी? मान्यखेत थी। कहां थी राजधानी? मान्यखेत थी। वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? गोविंद तृतीय हुआ। यह क्वेश्चन यूपी वालों ने पूछा हुआ है, शायद उत्तराखंड में भी कभी पूछा गया कि राष्ट्रकूट राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो आंसर गोविंद तृतीय। प्रथम राष्ट्रकूट शासक जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया, मैंने बताया था आपको, ट्रिपटाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष। इसके बीच में पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। इसके लिए? कन्नौज के लिए। कन्नौज राजनीति का केंद्र था एक समय में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज राजनीति का केंद्र बन गया था। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए तीन शक्तियां लड़ रही थी। बंगाल के पाल लड़ रहे थे, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे थे, दक्षिण से राष्ट्रकूट लड़ रहे थे। ठीक है, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन थे? राष्ट्रकूट थे। लेकिन जीते कौन लास्ट में? गुर्जर प्रतिहार। कौन जीते? तो प्रथम राष्ट्रकूट शासक जिसने त्रिकोणीय संघर्ष में या ट्रिपटाइट स्ट्रगल में भाग लिया, उसका नाम था ध्रुव। क्या नाम था? जिसकी उपाधि थी धारावर्ष। ध्रुव या धारावर्ष। राष्ट्रकूट शासन का स्वर्णकाल माना जाता है किसके समय को? गोविंद तृतीय के समय को। किसके समय को? गोविंद तृतीय के समय को। राष्ट्रकूट सत्ता की पुनर्स्थापना कब हुई? तो कृष्ण तृतीय के समय में हुई। किसके समय में? कृष्ण तृतीय के समय में। फिर एक युद्ध आता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका सन भी याद करना पड़ता है। तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी। 949 ईस्वी तक्कोलम का युद्ध कब हुआ? तो 949 ईस्वी में हुआ। इसमें चोल युवराज राजादित्य मारा गया। ये किसके समय में हुआ था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के समय में हुआ था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के द्वारा चोल राजकुमार राजादित्य को मार दिया गया युद्ध क्षेत्र में। इतना समझ में आ गया। अब राष्ट्रकूट राजवंश, तो दक्षिणापथ में वातापी के चालुक्य साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। बादामी जो वातापी के चालुक्य पढ़े हैं हमने, उस साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। और इसका अंत भी चालुक्यों की एक शाखा ने किया। और वो चालुक्य कौन थे? कल्याणी के चालुक्य। यानी चालुक्य आए पहले कौन थे? वातापी के चालुक्य थे, फिर बीच में राष्ट्रकूट आते हैं और फिर दोबारा चालुक्य आते हैं। तो वो जो बाद में चालुक्य आते हैं वो कौन है? कल्याणी के चालुक्य। क्लियर हो गया? दक्षिण भारत के अतिरिक्त राष्ट्रकूटों ने उत्तरी भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया। उत्तर भारत में अभियान करके राष्ट्रकूट शासकों ने अपने समकालीन गुर्जर प्रतिहार और पाल शासकों को पराजित किया था। राष्ट्रकूटों ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कला साहित्य में भी रुचि प्रदर्शित की। राष्ट्रकूटों ने साम्राज्य विस्तार के साथ साथ कला साहित्य में भी रुचि प्रदर्शित की। राष्ट्रकूट शासकों का इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें कुछ अभिलेख हैं, उनके दानपत्र अभिलेख हैं और संस्कृत और कन्नड़ साहित्य है। ठीक है, अभिलेख और दानपत्र जो अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक है दंतिदुर्ग का एलोरा, दंतिदुर्ग का एलोरा लेख और ताम्रपत्राभिलेख, गोविंद तृतीय का राधनपुर अभिलेख, अमोघ वर्ष प्रथम का संजन दानपत्र अभिलेख। कौन सा? संजन अभिलेख या संजन दानपत्र अभिलेख। और गोविंद चतुर्थ का काम्बे या संगली अभिलेख, काम्बे या सांगली अभिलेख। साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो जिनसेन का आदि पुराण, जिनसेन के आदि पुराण में राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा महावीराचार्य का गणित सार संग्रह, महावीराचार्य का गणित सार संग्रह और अमोघ वर्ष द्वारा रचित कवि राजमार्ग, अमोघ वर्ष द्वारा रचित कवि राजमार्ग। तो साहित्यिक स्रोतों में तीन स्रोत याद करने हैं आपने, जिनसेन का आदि पुराण, दूसरा महावीराचार्य का गणित सार संग्रह और अमोघ वर्ष का कवि राजमार्ग। इतना क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति, तो राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति एवं मूल स्थान के संबंध में विद्वान मतैक्य नहीं है, यानी एक मत नहीं है लोगों का, विद्वानों का। राष्ट्रकूट अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूट जो थे वो तुंग के वंशज थे और इनका आदि पुरुष जो था वो रट्ट था। कौन था? रट्ट।
रट्ट, ठीक है। फ्लीट के अनुसार राष्ट्रकूट जो थे वो राजपूताना के राठौरों से संबंधित थे। कहां से? राजपूताना के राठौरों से संबंधित थे। जबकि सीवी वैद्य का मानना है कि राष्ट्रकूट मराठों के पूर्वज थे जिनकी मातृभाषा मराठी थी, जिनकी मातृभाषा मराठी थी। प्रोफेसर आल्टेकर का विचार है कि राष्ट्रकूट अशोक के अभिलेख में उल्लिखित राठिकों के वंशज थे, क्योंकि अशोक के अभिलेखों में एक शब्द आता है राठिक, है ना। राठिकों के वंशज थे जिन्हें सातवाहन अभिलेखों में महारठियों के नाम से संबोधित किया गया है। महारठियों के नाम से संबोधित किया गया सातवाहन अभिलेखों में। राष्ट्रकूट अभिलेखों में ने चंद्रवंशीय क्षत्रिय बताया गया है। क्या बताया गया है? चंद्रवंशीय क्षत्रिय बताया गया है। राष्ट्रकूट मूलतः लटलूरपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? लटलूरपुर के रहने वाले थे। यह स्थान पहले कर्नाटक में था, अब महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले का लाटूर माना जाता है। राष्ट्रकूट की कई शाखाएं थी। इनकी सबसे प्रमुख शाखा उत्तरी दक्षिणापथ में स्थापित शाखा थी। ये वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। कालांतर में अपने को चालुक्यों से स्वतंत्र करके मान्यखेत को इन्होंने राजधानी बनाया। मान्यखेत के राष्ट्रकूट नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। ये फिर बाद मान्यखेत इनकी क्या थी? राजधानी थी राष्ट्रकूटों की। कई बार इतने में काम चल जाता है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी। आंसर मान्यखेत। ये उत्तराखंड में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी? तो मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक दंतिदुर्ग था, जो कि 650 से 670 ईस्वी तक शासन किया जिसने। परंतु इस वंश का प्रथम महान शासक दंतिदुर्ग था। कौन था? दंतिदुर्ग, जिसने 735 से 756 ईस्वी तक शासन किया। राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना का श्रेय उसे ही दिया जाता है। तो वैसे दंती वर्मा था पहला शासक, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक महान शासक हो गया वो कौन है? दंतिदुर्ग। वह एक वीर योद्धा था। उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करके अपने राज्य और शक्ति का विस्तार किया। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वातापी के चालुक्य वंशी शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना। तो इसने किसको, क्योंकि सामंत किसके थे? ये वातापी के चालुक्यों के सामंत थे। तो वातापी का चालुक्य वंशी शासक कौन था? कीर्तिवर्मन सेकंड। उसको पराजित किया इसने। किसने? दंतिदुर्ग ने। और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इतना समझ में आ गया। समनगढ़ ताम्रपत्रों तथा एलोरा के दशावतार गुहालेख से विदित होता है कि दंतिदुर्ग ने कांची, कलिंग, कौशल, श्रीशैल, मालवा, लाट और टंक के राजाओं को युद्ध में पराजित किया। अपनी स्वतंत्रता एवं शक्ति की घोषणा उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करके की। तो दंतिदुर्ग की उपाधियां कौन कौन सी है? महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। और इसने कांची यानी पल्लव, कलिंग यानी उड़ीसा, कौशल, श्रीशैल यानी आंध्र प्रदेश, मालवा और ये क्षेत्र पता है, लाट यानी दक्षिणी गुजरात, और टंक के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। इसने इतना समझ में आया। वह पृथ्वी वल्लभ के नाम से विख्यात था। तो उसने कौन सी उपाधि धारण की? पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की। इसके अलावा एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण भी कराया इसने। क्या कराया? एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। और उज्जैनी में इसने हिरण्य गर्भदान महायज्ञ करवाया इसने। कौन सा? उज्जैनी में क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल जहां है, वहां पर हिरण्य गर्भदान या हिरण्य गर्भ महायज्ञ संपादित किया और एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण कराया। इतना समझ में आ गया। अब इसमें कृष्ण फर्स्ट। दंतिदुर्ग के पश्चात उसका चाचा, बेटा नहीं है, चाचा है। कौन है? चाचा कृष्ण फर्स्ट 756 से 772 ईस्वी शासक बना। इसके समय में चालुक्य ने पुनः अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु कृष्ण फर्स्ट ने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को पराजित करके लगभग 760 ईस्वी में चालुक्यों के राज्य का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। कृष्ण फर्स्ट ने वेंगी एवं मैसूर के गंग शासकों को भी पराजित किया। राहप नामक राजा को हराकर उसने दक्षिणी कोंकण पर भी अधिकार कर लिया। उसने मध्य देश के संपूर्ण महारठी क्षेत्र और समस्त हैदराबाद पर अपना अधिकार कर लिया। कृष्ण फर्स्ट ने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अब एक बार फिर बता रहा हूं, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट। लेकिन पूछेगा कांची का कैलाश नाथ मंदिर किसने बनाया? तो पल्लव शासक। पल्लव बोलना जरूरी है। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन
अगला शासक है अब ध्रुव। कौन? कृष्ण फर्स्ट का उत्तराधिकारी उसका बड़ा पुत्र गोविंद द्वितीय बना, परंतु राजा बनने के पश्चात वह विलासी हो गया और अपने छोटे भाई ध्रुव के द्वारा पदच्युत कर दिया गया। ध्रुव ने अपने भाई गोविंद द्वितीय के समर्थकों गंगवाड़ी के गंगवंशी शासक शिवमार द्वितीय, पल्लव राजा दंती वर्मा और वेंगी के चालुक्य नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ आदि को पराजित किया। ध्रुव ने गंगवाड़ी को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिससे उसके साम्राज्य की सीमा पल्लवों की सीमा से टकराने लगी। पल्लव शासक दंती वर्मा ने ध्रुव को हाथियों का उपहार भेंट किया। इसका मतलब पल्लव शासक दंती वर्मा भी क्या था? उसकी शक्ति के सामने झुक गया और उसने ध्रुव को हाथियों का उपहार भेंट किया। हाथी अगर कोई दे रहा है इसका मतलब उसकी सत्ता को मान रहा है वो, ठीक है। अब वह उत्तरी भारत की तरफ मुड़ा और ट्रिपटाइट स्ट्रगल यानी त्रिपक्षीय संघर्ष यानी त्रिकोणीय संघर्ष, जो कि किसके लिए हो रहा था? कन्नौज के लिए हो रहा था, उसका श्री गणेश किया। उसने मालवा पर अधिकार करके गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को झांसी के निकट पराजित करके कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। पराजित होकर गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को कन्नौज छोड़ना पड़ा। पाल शासक धर्मपाल भी ध्रुव से पराजित हुआ था। ध्रुव के इस कार्य ने उत्तरी भारत के राजाओं को आतंकित कर दिया। ध्रुव की विजय उत्तरी भारत में अस्थायी थी, क्योंकि दक्षिण की राजनीति के कारण वह अधिक समय तक उत्तर में नहीं रह सका। इस प्रकार सातवाहन वंश के पतनोपरांत प्रथम बार ध्रुव एक ऐसा दक्षिणी शासक था जिसने दक्षिण भारत की शक्ति का लोहा मध्य भारत से मनवाया था। सातवाहन थे इससे पहले। कौन? तो सातवाहनों के बाद राष्ट्रकूट हैं जिन्होंने क्या किया? मध्य भारत या उत्तरी भारत के राजाओं को अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। इसके उपलक्ष्य में उसने अपने राज चिन्ह पर गंगा तथा यमुना की आकृतियों को प्रतीक के रूप में उत्कीर्ण करवाया। क्या किया? गंगा और यमुना की आकृतियों को प्रतीक के रूप में उत्कीर्ण कराया अपने राज चिन्ह पर, जो कि ये किस चीज का द्योतक है? मैंने उत्तरी भारत को विजित कर लिया है, मतलब कन्नौज को विजित कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई गोविंद तृतीय, 993 से लेकर 814 ईस्वी। कहां से कहां तक? 993 से लेकर 814 ईस्वी। ध्रुव के पश्चात गोविंद तृतीय राजा बना। यह ध्रुव का तीसरा पुत्र था, परंतु ध्रुव ने इसकी वीरता से प्रभावित होकर इसे राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बना दिया था। तीसरा बेटा था, वैसे तो बड़े बेटे को बनना था, पर यह ज्यादा वीर था, इसलिए इसकी वीरता से प्रभावित होकर इसे राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया। गोविंद तृतीय के बड़े भाई स्तंभ ने दक्षिण में 12 राजाओं के एक संघ गोविंद तृतीय के विरुद्ध तैयार किया, परंतु गोविंद तृतीय ने इस संघ को पराजित कर दिया। भाई को तो दिक्कत होनी थी भाई, मेरी जगह पे किसको बिठा दिया? छोटे भाई को बिठा दिया, तीसरे नंबर वाले को। उसका नाम था स्तंभ, बड़े भाई का नाम क्या था? गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत में भी अभियान किया। बंगाल शासक धर्मपाल ने जब प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया तो नागभट्ट को पराजित किया गया। नागभट्ट को पराजित किया। धर्मपाल ने भी उसकी अधीनता स्वीकार की। संजन ताम्रपत्र अभिलेख, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, संजन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से ज्ञात होता है कि गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया और मालवा, कौशल, बंग, डाहल और प्रक पर अधिकार स्थापित किया। इसने कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध तथा पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित करके कीर्ति नारायण और हिमालय तक सैनिक अभियान के उपलक्ष्य में विक्रम जैसी उपाधियां धारण की। तो इसकी उपाधि कीर्ति नारायण भी है और विक्रम भी है। कीर्ति नारायण की उपाधि इसने जो कन्नौज का शासक चक्रायुद्ध था उसको पराजित करने, और धर्मपाल, पाल शासक, बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित करने के उपलक्ष्य में कीर्ति नारायण की उपाधि धारण की, और हिमालय तक सैनिक अभियान के उपलक्ष्य में इसने विक्रम की उपाधि धारण की। गोविंद तृतीय जब उत्तर भारत में अभियान पर गया था तभी सुदूर दक्षिण के द्रविड़ शासकों पल्लव, पांड्य, चोल, केरल, पश्चिमी गंग, इन्होंने गोविंद के विरुद्ध एक संघ बनाया। गोविंद ने उत्तर भारत से लौटने के पश्चात इस संघ को 802 ईस्वी में पराजित किया। उसकी शक्ति से भयभीत होकर श्रीलंका के शासक ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपना एक दूत मंडल उसके दरबार में भेजा था। राष्ट्रकूट वंश का यह श्रेष्ठ शासक माना जाता है। उसका समय राष्ट्रकूट शक्ति के विकास का स्वर्ण काल था। उसने विंध्य घाटी में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, यानी उसे अनेक मंदिरों के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। अब आता है कौन? अमोघ वर्ष प्रथम। कौन आता है? 814 से 878 ईस्वी।
गोविंद तृतीय के बाद उसका पुत्र अमोघ वर्ष 814 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ, परंतु वह उस समय अल्पवयस्क था। ऐसे में गुजरात का प्रांतपति कर्क उसके संरक्षक के रूप में कार्य करने लगा। यानी गोविंद तृतीय का जो पुत्र था अमोघ वर्ष, वो बच्चा छोटा बच्चा था, इसलिए गुजरात के प्रांतपति कर्क ने उसके संरक्षक के रूप में क्या किया? शासन किया। ठीक है। अमोघ वर्ष की अवयस्कता का लाभ उठाकर वेंगी के चालुक्य नरेश विजयादित्य द्वितीय ने 817 ईस्वी में अमोघ वर्ष के विरुद्ध एक भीषण विद्रोह का नेतृत्व किया, परंतु कर्क ने स्थिति संभाल ली। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात 830 ईस्वी में पूरी शक्ति के साथ अमोघ वर्ष ने वेंगी पर आक्रमण किया और 12 वर्षों तक उस पर अपना अधिकार बनाए रखा। कितने वर्षों तक? सिरूर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के अनुसार, सिरूर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार अंग, बंग, मगध, मालवा, वेंगी के शासकों ने उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। अमोघ वर्ष का मूल नाम शर्व था। यहां से क्वेश्चन बना हुआ यूपी में, अमोघ वर्ष का वास्तविक नाम क्या था? तो शर्व, शेर वाला शौ है। अमोघ वर्ष उसकी उपाधि थी। अमोघ वर्ष क्या थी? यही ऐसे पूछा उन्होंने क्वेश्चन। अमोघ वर्ष जो है वो क्या है, नाम है कि उपाधि? आंसर उपाधि है, क्योंकि उसका वास्तविक नाम तो क्या है? शर्व। ठीक है। उसकी अन्य उपाधियां जो है वो वीर नारायण, अतिशय धवल, प्रभूत वर्ष और रठ मार्तंड आदि थी। अमोघ वर्ष के शासनकाल के अंतिम दिनों में अनेक विद्रोह हुए, जिसमें उसके पुत्र कृष्ण का विद्रोह, कर्क की मृत्यु के बाद गुजरात के राष्ट्रकूटों का विद्रोह, ये सब उल्लेखनीय है। परंतु अमोघ वर्ष के सेनापति बंकेय ने इन विद्रोहों का सफलतापूर्वक दमन किया। अमोघ वर्ष स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। संजन ताम्रपत्र लेख में उसे गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से भी बढ़कर बताया गया है। इस लेख के अनुसार वह विद्या, दान तथा पुरस्कार देने में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से बढ़कर था, तथा चंद्रगुप्त के चारित्रिक दोष भी उसमें नहीं थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अंदर जो चारित्रिक दोष थे वो उसके अंदर नहीं देखे जाते हैं। इतना समझ में आ गया। उसके बाद बना भाई कृष्ण द्वितीय। कौन बना? कृष्ण द्वितीय 878 से 914 ईस्वी। अमोघ वर्ष का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कृष्ण द्वितीय था। इसका भी प्रतिहारों से संघर्ष हुआ। प्रतिहार शासक भोज प्रथम ने इसे पराजित किया था। कृष्ण द्वितीय को वेंगी के चालुक्य नरेश विजयादित्य तृतीय से भी पराजित होना पड़ा था। कृष्ण द्वितीय को विजयादित्य तृतीय की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। कृष्ण द्वितीय को चोल नरेश परांतक से भी संघर्ष करना पड़ा, या परांतक से भी संघर्ष हुआ और उसे परांतक से पराजित होना पड़ा। 914 ईस्वी में कृष्ण द्वितीय की मृत्यु हो गई। कुछ खास शासक नहीं है। उसके बाद आता है इंद्र तृतीय, 914 से लेकर 922 ईस्वी। कृष्ण द्वितीय के समय राष्ट्रकूटों की शक्ति कुछ क्षीण हुई और पराभव देखना पड़ा, परंतु उसका उत्तराधिकारी जो पौत्र था, उसका पौत्र इंद्र तृतीय ने पुनः राष्ट्रकूट शक्ति को सुदृढ़ किया। यह दक्षिण भारत का पहला राजा था जिसने उत्तर भारत की राजधानी यानी कन्नौज पर 916 ईस्वी में प्रतिहार नरेश महिपाल को परास्त करके कुछ समय तक अधिकार कर लिया था। कुछ समय तक अधिकार कर लिया था। तो दक्षिण भारत का पहला राजा जिसने उत्तर भारत की राजधानी तत्कालीन समय में कन्नौज पर 916 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित करके कुछ समय तक अधिकार किया, उसका नाम था इंद्र तृतीय। क्या नाम था? इंद्र तृतीय ने बिरजापुर के युद्ध में वेंगी के चालुक्य नरेश विजयादित्य चतुर्थ को मार दिया और वेंगी पर लगभग 7 वर्षों तक उसका अधिकार बना रहा। इस प्रकार इंद्र तृतीय ने एक बार पुनः राष्ट्रकूट वंश के गौरव को प्रतिष्ठित करके अपनी शक्ति से उत्तर भारत के राजाओं को आतंकित कर दिया। इंद्र तृतीय के बाद अमोघ वर्ष द्वितीय कौन बना? अमोघ वर्ष द्वितीय बना, फिर गोविंद चतुर्थ बना, फिर अमोघ वर्ष तृतीय बना। ये सब शासक हुए, कोई प्रभावशाली शासक नहीं थे। 939 ईस्वी में अमोघ वर्ष तृतीय की मृत्यु के उपरांत उसका प्रतापी पुत्र कृष्ण तृतीय सिंहासनारूढ़ हुआ। कौन? कृष्ण तृतीय सिंहासनारूढ़ हुआ। कृष्ण तृतीय 939 से 967 ईस्वी तक शासक रहा। राष्ट्रकूट वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय। कौन था? वह एक साम्राज्यवादी शासक था। सबसे पहले उसने चोलों के विरुद्ध अभियान किया। चोल नरेश परांतक फर्स्ट पराजित हुआ। 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम के युद्ध में चोल युवराज राजादित्य मारा गया। चोल युवराज राजादित्य मारा गया।
कृष्ण तृतीय रामेश्वरम तक चला गया और वहां एक विजय स्तंभ स्थापित करवाया तथा मंदिर बनवाया। रामेश्वरम, श्वेतबंध रामेश्वरम, ठीक है। कहोद अभिलेख के अनुसार उसने चोलों के अतिरिक्त पांड्य, केरल और लंका के शासकों को भी पराजित किया। कांची और तंजौर की विजय के उपलक्ष्य में उसने कांजीयुम तंजय कोंड की उपाधि धारण की। ये आईएएस का क्वेश्चन। कांजेयुम तंजयम कोंड की उपाधि धारण करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? आंसर कृष्ण थर्ड, कृष्ण तृतीय। उसके समय में राष्ट्रकूट सत्ता की पुनर्स्थापना हुई। कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत में चंदेलों को पराजित करके कालिंजर और चित्रकूट के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। मालवा के परमार शासक सियक को परास्त करके उसने उज्जैनी पर अधिकार कर लिया। वेंगी की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया। कृष्ण तृतीय का कोई पुत्र नहीं था, ऐसे में उसने अपने भाई खोटिक, किसको? खोटिक को शासक बनाया, मतलब खोटिक शासक बना उसके बाद, परंतु यह एक निर्बल शासक था। इस समय परमार नरेश सियक ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण किया और राजधानी मान्य खेत को खूब लूटा। खोटिक के पश्चात कर्क द्वितीय राजा बना, परंतु वह एक निर्बल शासक था। इसके समय में सामंतों ने विद्रोह कर दिया। तर्दवाड़ी का सामंत तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क द्वितीय पर आक्रमण करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और कल्याणी में चालुक्य राजवंश की स्थापना हो गई। कल्याणी के चालुक्य, अब इसके बाद कौन आते हैं? कल्याणी के चालुक्य। इस प्रकार राष्ट्रकूट राजाओं ने 2 शताब्दियों के शासनकाल में दक्षिण भारत में एक विशाल राज्य की स्थापना के अतिरिक्त वहां की प्रशासनिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। तो अंतिम जो राजा है उसका नाम क्या है भाई? कर्क द्वितीय। क्या नाम है? कर्क द्वितीय, ठीक है, कर्क सेकंड, ठीक है भाई। तो कुछ उपाधियां याद करनी है आपने राष्ट्रकूट शासकों की। दंती दुर्ग की जो उपाधि है महाराजा धीराज, परमेश्वर और परम भट्टारक। ध्रुव की जो उपाधि है धारावर्ष, निरूपम, कलिबल्लभ और श्रीबल्लभ। कृष्ण फर्स्ट की जो उपाधि है वो है अकाल वर्ष और शुभ तुंग। कौन कौन सी? अकाल वर्ष और शुभ तुंग। गोविंद तृतीय की जो उपाधि है वो कीर्ति नारायण और विक्रम। अमोघ वर्ष फर्स्ट की जो उपाधियां वीर नारायण, अतिशय धवल, रठ मार्तंड और प्रभूत वर्ष। कृष्ण तृतीय की जो उपाधि है वो है अकाल वर्ष, कांची, सबसे इंपॉर्टेंट उपाधि यही है भाई, कांचीयुम तंजय कोंडम। कांचीयुम तंजेयम कोंडम, कांची और तंजौर का विजेता। कौन? कृष्ण थर्ड। और इसकी एक उपाधि और है बल्लभ नरेंद्र। बल्लभ नरेंद्र। एक और उपाधि है पृथ्वी बल्लभ। एक और है कंधार पुरवराधीश्वर। कंधार पुरवराधीश्वर। ऐसे इंद्र तृतीय की जो उपाधि है वो है नित्यवर्ष और राजमार्तंड। नित्यवर्ष और राजमार्तंड। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा राष्ट्रकूटकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक दशा, शिक्षा साहित्य, धार्मिक स्थिति, है ना, ये सब चीजें, और कला के बारे में। ठीक है।